हरे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील मेहरा आपके इस चैनल अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग सुकुशल होंगे। सो दोस्तों, कैसी चल रही लाइफ? ऑल वेल? एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट एक दोस्त ने अभी शेयर किया। कहीं एक मित्र हैं, वो घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते कहीं किसी कैफे में बैठ गए, अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे थे। वो साहब, हमारे जो मित्र हैं, ही स्टार्टेड विद सम स्नैक्स, कॉफी वेट कर रहे थे। इतने में वहां कोई व्यक्ति आए जो अच्छे खासे 6.5 फुट के आसपास थे। अच्छी खासी हाइट थी, बड़ी मस्कुलर बॉडी। तो जाने अनजाने वो उनके अपोजिट टेबल पे बैठ गए। और टिल द टाइम, जब तक हमारे मित्र वहां बैठे रहे, वो सामने वाले सज्जन कहीं ना कहीं इंटेंशनली अनइंटेंशनली ने देखते रहे। तो ये बेचारे बड़े शरीफ से और दुबले पतले से कहीं ना कहीं घबराए रहे कि ये मुझे क्यों देख रहा है। तो वो 15-20 मिनट जब तक वो मस्कुलर बॉडी वाला इंसान इनको देखता रहा, कहा उन्होंने कुछ नहीं इन्हें, पर वो इतनी देर तक एक साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रेस में रहे हमारे ये मित्र कि पता नहीं मुझे क्यों देख रहा है, कुछ कहेगा या नहीं कहेगा। एंड जस्ट विद इन अ गैप ऑफ 10-15 मिनट्स, अराउंड 20 मिनट्स, इनके बाकी दो मित्र आए। और जैसे ही इन्होंने अपने उन मित्रों को देखा और उन्होंने इनको देखा, ही फेल्ट रिलीव्ड। हुआ क्या? कुछ भी नहीं। ना पहले वाले उस अननोन व्यक्ति ने इन्हें कुछ कहा, ना आने वाले मित्रों ने इन्हें कुछ कहा। बस एक भाव जो इनके मन में, एक अननोन स्ट्रेस, एक अननोन पर्सन को देख के अननोइंगली आया, और वो एक रिलेटेड पर्सन को देखकर, एक पर्सन जिसके साथ कंफर्ट है उसको देखकर वो रिलीफ हो गए। कुछ खास फर्क नहीं हुआ, सिर्फ एक दृष्टि एक अननोन व्यक्ति की जिससे इन्हें टेरर रहा, और एक नोन पर्सन की जिससे इनका अफेक्शन, एक सपोर्ट रहा। उन्होंने उस स्ट्रेस को एक रिलीफ में कन्वर्ट कर दिया। और ये सारी स्टोरी लेकर जब वो हमारे मित्र अपने घर पहुंचे और अपनी वाइफ से शेयर किया, और वाइफ भी बाई चांस उस वक्त बहुत अच्छे और खुश, हैप्पी मूड में थी, तो उनकी भी वो जो पॉजिटिव दृष्टि और पॉजिटिव आईज उनकी तरफ रही, तो ही फेल्ट वेरी रिलीव्ड एंड हैप्पी। सो ओवरऑल व्हाट हैपेंड इज, एक एस्पेक्ट, एक दृष्टि, एक व्यक्ति विशेष की हमारे जीवन में आती है और हमारे जीवन को पॉजिटिव और नेगेटिव और में कन्वर्ट कर देती है। सो दोस्तों, उसी बेस पर, उसी उसी लॉजिक से जो हम ह्यूमंस की लाइफ में रहता है, एक एस्पेक्ट, एक सपोर्ट, नोन और अननोन का, पॉजिटिव और नेगेटिव पीपल का, सेम इट हैपेंस विद वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहां हम नवग्रह के एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, दृष्टि की बात करते हैं। अपनी जन्म कुंडली एनालिसिस में हम उस एस्पेक्ट को समझते हैं कि किस ग्रह की किस भाव पर और किस ग्रह पर दृष्टि पड़ रही है, और उस पर्टिकुलर दृष्टि का, उस एस्पेक्ट का क्या रिजल्ट होता है। आज हम प्लेनेटरी एस्पेक्ट्स को उसी पर्टिकुलर तरीके से समझेंगे कि जब एक ग्रह किसी पर्टिकुलर ग्रह को या किसी भाव को
अपने मित्र भाव को या शत्रु भाव को, मित्र ग्रह को या शत्रु ग्रह को देख रहा है, तो और किस तरीके से पहले प्लैनेट्स देखते हैं वो सब हम समझेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. तो फ्रेंड्स, एस्पेक्ट के इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम दो तरीके से समझेंगे, जहां प्लैनेट्स किस तरीके से देखते हैं, उनका किस हाउस पे किस तरीके क्या एस्पेक्ट होता है. प्लस उससे पहले हम बेनिफिक और मेलेफिक समझेंगे, बिकॉज हमने अपने एग्जांपल में समझा कि कौन किसको देख रहा है. दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. सो 9 प्लैनेट्स को हम दो कैटेगरीज के अंदर रख के चलते हैं एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसे नेचुरल बेनिफिक और नेचुरल मेलेफिक कहते हैं. सो एज द नेम स्पेसिफाइज, इट्स वेरी सिंपल, बेनिफिक एंड मेलेफिक. बेनिफिक मतलब जो बेनिफिट्स देगा, और मेलेफिक जिसके नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे. Natural benefic is natural, the name specifies. In this category, we consider the planets as natural benefic and natural malefic based on their properties and attributes. So these are static. जैसे particular category में 9 में से कुछ planets को benefic की और कुछ को malefic की category में रखा गया है as per Vedic astrology. So which is already static. उसके अलावा functional benefic and functional malefic are the planets. In fact, they are the same category of planets when we talk about malefic results and benefic result, but here the planets change. As the name specifies, the functional benefic and malefic means the planets giving the results based on their functionality. Functionality, what we mean functionality here is, we are talking about functionality in specific lagnas and ascendants. Planets are same. Natural malefic and malefic planets we have categorized कि कुछ पर्टिकुलर प्लेनेट हमेशा बेनिफिक रहेंगे और कुछ मेलेफिक रहेंगे उनके रिजल्ट्स. दो देयर विल बी अगेन लॉट ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कि बेनिफिक्स के भी कभी रिजल्ट कम हो सकते हैं या मेलेफिक के रिजल्ट ज्यादा मेलेफिक नहीं हो सकते. दैट वुड बी कंप्लीट डीप एनालिसिस. बट ऑन ए स्टैटिक ग्राउंड, नेचुरल बेनिफिक एंड नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स आर प्री डिफाइंड. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट एसेंडेंट्स व्हिच वी हैव अंडरस्टूड, हर लगन के अंदर इन्हीं 9 प्लैनेट्स में कुछ प्लैनेट्स हमेशा ही फंक्शनली बेनिफिक होंगे उस लगन के लिए, और कुछ प्लैनेट्स हमेशा उस लगन और असेंडेंट के लिए हमेशा मेलेफिक होंगे. सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द नेचुरल बेनिफिक एंड मेलेफिक प्लैनेट्स. दोस्तों, 9 प्लैनेट्स, 9 ग्रह हमने समझे. उसमें पर्टिकुलर कैटेगरी हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं. नेचुरल बेनिफिक में वी टेक जुपिटर, वीनस, मून एंड मरकरी. इन 4 प्लैनेट्स को हमेशा बेनिफिक कहा गया है. बेनिफिक मींस ये हमेशा पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज को कैरी करते हैं. सौम्य ग्रह कैटेगरी में आते हैं, शुभ ग्रह कैटेगरी में आते हैं, और इनके रिजल्ट्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं. दो वी when we talk about moon and mercury, they are always benefic. Still in chart we understand कि ये planets किस particular planet के साथ conjuncted हैं. अगर ये because moon and mercury give the results of the planet which they sit with or associate with, तो कहीं ना कहीं उनके results में यहाँ थोड़ा difference आ जाता है. Though they will be always in category of natural benefic, still their result can vary. When we talk about malefic, as we very well know, known planets Saturn, शनि, राहु, केतु जिन्हें हम कहते हैं, तो मेलेफिक कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं. Saturn, राहु, केतु एंड मार्स and sun here also we consider in malefics. So sun is the कारका of soul. sun हमारा बहुत important planet है, king of the all planets. हम यहाँ पर malefic कुछ properties की वजह से as predefined in Vedic astrology हम इसको malefic में consider करते हैं because it is a fiery sign also. Mars again fiery and aggressive planet है, so that's why again it is considered to be malefic. So this is the one category. अब यही planet
किसी पर्टिकुलर लगन में, किसी पर्टिकुलर असेंडेंट में नेट फंक्शनली बेनिफिक और मेलेफिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कर्क लगन की बात करें तो वहां पर सैटर्न नेचुरल मेलेफिक रहेगा, बट द सेम टाइम इफ इट इज कैप्रिकॉन और एक्वेरियस देन इट इज फंक्शनली बेनिफिक प्लेनेट, क्योंकि लग्नेश है, लगन का मालिक है, तो वहां पर ये मेलेफिक प्लेनेट नेचुरली तो ये मेलेफिक है, बट उस पर्टिकुलर लगन में फंक्शनली ये बेनिफिक हो जाएगा। So for that functional malefic and benefic planets, you can go through my another video. So अब हम समझेंगे aspect. We started with the aspect, the दृष्टि। जिस प्रकार हमारे जीवन में दृष्टि का बहुत महत्व है कि हम किस दृष्टि से किसको कैसे देखते हैं, भले वो हमारा भोजन हो, भले वो हमारी कार हो, भले ही कोई व्यक्ति विशेष हो, तो वो हमारे भाव, हमारे इंटेंशंस और हमारी कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा को रिप्रेजेंट करता है। सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट planets in rotation, in transit, as well as when we talk about the prediction in our chart analysis, we calculate and specifically consider the aspect and drishti of these planets on different houses and different planets. When we talk about sun, 9 planets में सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, ये 9 के 9 प्लैनेट्स जिस भी स्थान पर प्लेस्ड हैं, जिस भी भाव में प्लेस्ड हैं, वहां से 7th हाउस को, अपने से अपोजिट 7th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। इनकी दृष्टि 7th हाउस पे होगी। नाउ कमिंग टू सन, सन एस्पेक्ट्स ओनली 7th हाउस फ्रॉम इट्स प्लेस वेरेवर इट इज सिटिंग। सेम गोज विद मून, मून एस्पेक्ट 7th हाउस। सन और मून की सिर्फ सप्तम दृष्टि रहेगी। While we talk about Mars, जिसे मंगल भी कहते हैं, Mars aspects is 4th house from the place Mars is sitting, the 4th from that place, 7th as like all other planets, as well as 8th also. Mercury aspect 7th house. Same way when we talk about Jupiter, Jupiter is also aspecting 7th house from its place, as well as 5th and 9th house. Venus aspects 7th house from its place. Saturn, Shani, 3rd house, 7th and 10th. राहु केतु के बारे में काफी अलग अलग कंसिडरेशंस हैं एज पर आवर सेजेस, एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सम टेक्स्ट because it is they are chaya grah, some texts specify that they don't have a direct drishti, while there are other many sages and Vedic calculation also in many books say about Rahu Ketu also have specific drishti as like other planets. So here we considered it is as per the Vedic astrology the 5th, 7th and 9th drishti from Rahu, and same goes with Ketu also, 5th, 7th and 9th. सो इस तरीके से हम समझेंगे 9 ग्रहों में सब ग्रहों की सप्तम दृष्टि रहेगी। सन, मून, मरकरी, वीनस, दे लुक ओनली द 7th हाउस, they will have a 7th aspect from their place to other house or as well as a planet sitting in that house, while other planets have 2 other aspects also. So when we talk about aspects, this makes whole lot of difference in any calculation. अब अगर हम किसी भी जन्मपत्री का एक विश्लेषण कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक सिंह लगन का चार्ट लिया, जब हम एक जन्मपत्री बनाते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालते हैं, तो एक जन्म कुंडली D1 चार्ट बनता है। उस व्यक्ति का राइजिंग असेंडेंट उस समय के, उस दिन के हिसाब से राइजिंग असेंडेंट यहाँ डिफाइन हो जाता है, प्लस प्लैनेट्स की पोजीशन के हिसाब से planets get placed in the chart in the 12 bhavas. Now what comes next? These are static, lifelong, उस व्यक्ति विशेष की यही जन्म कुंडली होगी और इसी के बेस पे एनालिसिस किया जाएगा as well as the dasha and transit. So when we talk about lagan D1 chart,
we'll pick any of the planets. For example, we'll pick Saturn, Shani here. We understood? Like Saturn aspects third, seventh, and 10th house. So in example, we'll understand like Saturn is sitting in first house in Lagan. So first, second, and third. So third house from itself is aspected by Saturn. अब जब हम किसी भी चार्ट का एनालिसिस करते हैं, we see the strength of the planets, position of the planets, nakshatras where the planets are sitting, rashis where planets are sitting, as well as the aspects of planets. Saturn इन व्यक्ति विशेष की पत्री में, जन्म पत्री में, इनके पराक्रम के सहज भाव को थर्ड एस्पेक्ट से देख रहा है. सो शनि की दृष्टि थर्ड हाउस पे, सन पे, मरकरी और यूरेनस पे है. तो जब भी हम शनि की दशा का एनालिसिस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ देख रही है. थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस, सप्तमेश मैरिज के हाउस को देख रही है, एज वेल एज 10th हाउस प्रोफेशन के हाउस को देख रही है. बिकॉज Saturn is a natural malefic planet. So natural malefic planet अपनी दशा में या अपने एस्पेक्ट में malefic और नेगेटिव रिजल्ट्स मोस्ट प्रोबेबली देता ही देता है. Though it can depend on other राशि प्लेसमेंट, नक्षत्र प्लेसमेंट, other things also. Still जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस और नेगेटिव जरूर देंगे. तो उस तरीके से अगर हम समझें तो थर्ड हाउस और सेवंथ हाउस और 10th हाउस में सैटर्न की दृष्टि, बिकॉज इट इज ए मैलेफिक प्लैनेट, इट विल गिव सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव और डाइवर्टिंग रिजल्ट ड्यूरिंग द दशा. Because what we understand, Saturn is what? Saturn is discipline. So it's not completely getting into all negative losses or all, but in houses को जहां भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, there has to be complete discipline. For example, it is looking at a house of marriage, so it can create some delays in marriage, some challenges in married life, but at the same time, what we need to understand, the deep dive is Saturn is looking at his own house. शनि अपने ही मूल त्रिकोण राशि को, अपने ही भाव को देख रहा है. तो अगर वो अपने ही घर को देख रहा है तो कहीं ना कहीं उस घर को सेव करेगा, चैलेंजेस क्रिएट करेगा. अब उसके अलावा हमें और भी देखना पड़ेगा कि उस हाउस पे और ग्रह की दृष्टि पड़ रही है. सो दैट मेक्स द डिफरेंस व्हेन वी अंडरस्टैंड वन प्लैनेट. तो हम एक प्लैनेट के हिसाब से यहाँ देख रहे हैं कि ये प्लैनेट किस किस हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन करेंगे. अब अगर हम उस पर्टिकुलर हाउस की प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो हम देखेंगे उस हाउस पे इस प्लैनेट के अलावा और किस किस हाउस की दृष्टि, किस किस प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है. लाइक फॉर एग्जांपल वी अंडरस्टैंड मार्स. मार्स इज सिटिंग इन द 12th हाउस इन कर्क राशि, इन डेबिलेटेड साइन. नीच राशि में मंगल यहाँ पे विराजमान है सिंह लगन की पत्री में. सो व्हाट मंगल डू इज बी मार्स लुक्स 4th, 7th and 8th. So this is first house, second, third, fourth. So Mars is also looking at third house. So पराक्रम के हाउस को मार्स की दृष्टि पड़ रही है, though it is debilitated, still because it is Mars, so it will make the house energetic, person also energetic, aggressive also. While on contrary, because it is debilitated, so some kind of a low energy may be felt. That again depends on dasha, transits and other things also. When we talk about 7th, Mars is looking at the 6th house, which is enemy house. It is a malefic planet and looking at the trick house also. अब यहां पर हमें ये समझना पड़ेगा कि इस हाउस की लॉर्ड की पोजीशन कैसी है, जो सैटर्न है. इस हाउस के नक्षत्र का प्लेसमेंट क्या है, मार्स के नक्षत्र का प्लेसमेंट क्या है. बट बिफोर दैट, कमिंग टू द करंट टॉपिक एस्पेक्ट, इफ वी सिंपली से 7th एस्पेक्ट ऑन द 6th हाउस, शत्रु भाव पे मंगल की दृष्टि, कहीं ना कहीं आप के इस व्यक्ति विशेष की पत्री में एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द दशा एज वेल एज ट्रांजिट ऑल्सो. बिकॉज एनी से फॉर एग्जाम्पल इफ एनी लीगल challenges happen in the person's life due to any dasha, so if mangal is powered or powerful, then
he can definitely win, though challenges will come because it is looking at 6th house, but it can create the win-win situation because Mangal is the karka of win in any kind of a battles. But at the same time, Mangal is giving the 8th drishti, Ashtam drishti on 7th house, marriage के house में Ashtam drishti पड़ रही है, which creates some kind of a discomfort, some challenges in peace of marriage, because it is creating a manglik dosh also. So as a aspect, अगर malefic planet Saturn, मंगल दोनों malefic planets की दृष्टि स्पाउस और मैरिज के हाउस पे पड़ रही है, देन दिस एस्पेक्ट जो हमने समझा था कि किस व्यक्ति की किस पर्टिकुलर व्यक्ति पे कैसी दृष्टि पड़ रही है, उससे हमारी ऑरा बदलती है, उसी तरीके से किस प्लेनेट की किस भाव पे दृष्टि पड़ रही है उससे उसका रिजल्ट वेरी करता है. मैरिज एंड फोर्थ, these are somewhere related to sukh bhav. Fourth is itself a sukh bhav because marriage is also supposed to give the sukh of the married life. अब उस मैरिड लाइफ के भाव पर अगर मेलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ेगी, देन इट कैन डेफिनेटली क्रिएट चैलेंजेस. While if we see from Jupiter, Jupiter is giving the 9th aspect on the 7th house. We've seen because Jupiter looks at 9th house. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So 9th aspect on married life, because Jupiter is a natural benefic planet. Though we'll see the condition also, if it is exalted, debilitated, friendly sign, enemy sign, powerful, degrees, avastha, still as a static part, it is a benefic planet, एक शुभ planet है. सो अपना शुभ भाव इस मैरिज के लाइफ पे, मैरिज के हाउस पे देगा ही देगा. सो इस तरीके से हमने समझा, जब हम एक व्यक्ति की जन्म पत्री का एनालिसिस कर रहे हैं तो हर प्लेनेट जहां भी बैठा है उसके एस्पेक्ट को हम देखेंगे कि वो प्लेनेट किस भाव को देख रहा है, उस भाव पे असर क्या डालेगा, उस भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स कैसे हैं, उन पे क्या असर डालेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सैटर्न की दृष्टि सूर्य पे आ रही है और सैटर्न और सूर्य आर एनिमी. तो अगर सूर्य पे शनि की दृष्टि पड़ेगी तो दैट मेक्स डिस्कम्फर्ट फॉर सन ऑल्सो, विच इज एक्चुअली द असेंडेंट लॉर्ड विच इज ऑलरेडी डेबिलेटेड. सो भाव और उस भाव में बैठे हुए ग्रह सबके ऊपर जो एस्पेक्ट आ रहा है उसका डीप एनालिसिस करके हम उस ग्रह का हमारी लाइफ में एज वेल एज दशा के टाइम में स्पेसिफिकली क्या रिजल्ट आएगा, वी प्रिडिक्ट बेस्ड ऑन दीज एस्पेक्ट्स आल्सो. सो फ्रेंड्स, होप करता हूं आपको ये एस्पेक्ट्स और ग्रहों की दृष्टि का सेशन समझ में आया होगा. इट्स वेरी सिंपल. अपनी जन्मपत्री को उठाना है, उसको देखना है. आप देखते हैं, आपके एस्ट्रोलॉजर या जो भी उस ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, एटलीस्ट आप समझ सकते हैं कि जब हमें कहा जाता है कि आपके इस भाव पे शनि की दृष्टि है, इस भाव पे मंगल की दृष्टि है, तो आप एक लॉजिक को पिक कर सकते हैं कि वो किस बेस पे कह रहे हैं. देयर हैज टू बी सम फंडामेंटल, सम लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग. तो ये बहुत बेसिक है कि हर ग्रह अपने से सप्तम भाव को देख रहा है, कुछ बाकी ग्रह बाकी 2 और भावों को भी देख रहे हैं. उसके अकॉर्डिंगली अगर वो फ्रेंडली हाउस को देख रहे हैं, फ्रेंडली प्लेनेट को देख रहे हैं, तो वैसा रिजल्ट देते हैं. एनिमी हाउस को देख रहे हैं, एनिमी प्लेनेट को देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं, लाइफ लॉन्ग रिजल्ट देते हैं. और पर्टिकुलर उस जब उन ग्रहों की दशा चलती है जिसको वो देख रहे हैं और जिस जहां जहां वो देख रहे हैं उस भाव पे, और जिस जिस ग्रह को वो देख रहे हैं उस ग्रह की दशा में, दोनों में एज वेल एज अपनी खुद की दशा में उन पर्टिकुलर रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं. सो होप इट्स वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू. मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, so that you get informed about other coming upcoming sessions also. Hare Krishna.